हेलो एवरीवन। जैसे लास्ट दो तीन वीडियोस में हमने देख लिया था कि जो एड्रीनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनका सिंथेसिस कैसे हुआ था और टाइप ऑफ रिसेप्टर्स देखे थे। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हैं सिम्पैथेटोमाइमेटिक्स। ठीक है, क्या है लिख ले। सिम्पैथेटोमाइमेटिक्स। सिम्पैथोमाइमेटिक्स। ओके, स्पेलिंग में थोड़ा गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो इसको पढ़ने से पहले अगर रिसेप्टर्स और तुम्हारा वो ट्रांसमिशन, रिसेप्टर खासकर बहुत क्लियर होना चाहिए कि रिसेप्टर्स के इफेक्ट क्या क्या होते हैं, तब जाके ये चीज़ तुम्हें समझ आती है। अगर इस वीडियो पे डायरेक्ट आए हो तो लास्ट वाली वीडियो पहले देखना, तब ये वीडियो और अच्छे से समझ में आएगी कि एक्शंस क्या क्या हो रहे हैं अलग अलग ड्रग्स के। ठीक है, तो अब इसमें शुरू करते हैं। तो सिम्पैथेटोमाइमेटिक्स, ठीक है, तो सिम्पैथोमाइमेटिक्स का पहले मतलब समझो क्या है। माइमेटिक्स मतलब कॉपी करना या फिर मिमिक्री करना। मिमिक्री यानी जैसे जो करते हैं, किसी जैसे फेमस एक्टर्स की आवाज़ की नकल उतारते हैं, हम देखते हैं वीडियोस होती हैं। तो मिमिक्री मतलब एक्टिंग करना। किसकी एक्टिंग ये कर रहा है? सिंपैथेटिक सिस्टम की। सिंपैथेटिक सिस्टम की। ठीक, तो सिंपैथेटिक सिस्टम क्या करता है? सिंपैथेटिक सिस्टम तुम्हारे अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है। तो ये जो सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग्स होंगे ये भी क्या करेंगे? ये भी स्टिमुलेट करेंगे क्या? तुम्हारे अल्फा और बीटा रिसेप्टर को। ठीक है, तो काम क्या हो गया इनका? स्टिमुलेशन ऑफ अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर, जिसकी वजह से कई सारे इफेक्ट आएंगे तुम्हारे सिस्टम्स में, है ना, सिस्टमिक। तो इसमें देख लेते हैं पहले क्लासिफिकेशन कि क्लासिफिकेशंस क्या क्या हैं, इसके कितने टाइप के होते हैं, क्या होते हैं क्लासिफिकेशन। तो इसको हम इनिशियली 3 में डिवाइड करेंगे। ठीक है, पहला हो गया डायरेक्ट। क्या है? डायरेक्ट सिंपैथोमाइमेटिक। दूसरा होता है इनडायरेक्ट सिंपैथोमाइमेटिक और तीसरा होता है मिक्स्ड सिंपैथोमाइमेटिक। ठीक, तो अब डायरेक्ट जो है, डायरेक्ट वाले मेन हमें जो है ना, जो इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं वो इसमें होते हैं। ये दोनों जो हैं इनडायरेक्ट और मिक्स्ड, ये इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत सारे ड्रग्स होते, तो मेन फोकस इस पे रहेगा, इस चीज़ पे। तो पहले देख लेते हैं क्लासिफिकेशन में क्या क्या है। तो बेसिकली ये 2 टाइप के होंगे। 2 क्या टाइप होंगे? एक होता है कैटेकोलामीन्स, एक होता है नॉन कैटेकोलामीन्स, ठीक, अब ये हो गया। अब कैटेकोलामीन्स जो है फर्दर 2 टाइप के होते हैं। एक कैटेकोलामीन हम पढ़ते आ रहे कहाँ से निकलते हैं? एड्रिनल मेड्यूला से। हमारे किडनी के ऊपर सुप्रारीनल ग्लैंड होती है, एड्रिनल ग्लैंड, उसका होता है एड्रिनल मेड्यूला, जहाँ से निकलते हैं तुम्हारे कैटेकोलामीन। ऐसा पढ़ते आ रहे हैं बचपन से। तो वो कैटेकोलामीन होते हैं एंडोजीनस टाइप। कौन से? एंडोजीनस का मतलब कि कौन कौन, एग्जाम्पल क्या है इसमें? जैसे एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन और क्या है? डोपामिन। ठीक है, ये मेन 3 है जो हमको अच्छे से पढ़ना है एंडोजीनस में। फिर एक होते हैं एक्सोजीनस में क्या होते हैं? एक्सोजीनस वो हैं जो बेसिकली बॉडी के अंदर नहीं बनते हैं और इनका मेन काम होता है बीटा रिसेप्टर का स्टिमुलेशन, बीटा रिसेप्टर का। ठीक है, बाद में बता दिया जाएगा क्या होता है। मेन पहले ये देख लो क्या क्या इसमें वो है। और हाँ, बाद में ये इनडायरेक्ट, मिक्स्ड, डायरेक्ट मतलब क्या है इन तीनों शब्द का वो देख लो। डायरेक्ट का मतलब है ये सीधा तुम्हारे डायरेक्टली, मतलब जैसे ये अगर ड्रग है तो ये ड्रग डायरेक्ट बाइंड करेगा तुम्हारे रिसेप्टर पे। जैसे ये रिसेप्टर है
तो ये ड्रग आके यहाँ पे बाइंड कर जाएगा। कौन से रिसेप्टर हैं, अल्फा या फिर बीटा, तो ये डायरेक्टली स्टिमुलेट करेगा किसको, अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर को, ठीक। इसलिए इसको कहते हैं डायरेक्ट सिंपैथोमाइमेटिक्स। फिर दूसरे होते हैं इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट क्या है कि ये डायरेक्टली रिसेप्टर को स्टिमुलेट नहीं करेगा, ये क्या करेगा, तुम्हारे जो जैसे हमने पढ़ा था कि जैसे ये न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन है, बीच में साइनेप्टिक क्लेफ्ट होती है, तो ये क्या करेगा, नॉर एपिनेफ्रिन के रिलीज को बढ़ा देगा। कहाँ पे, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, नॉर एपिनेफ्रिन को, ठीक है उसकी, और वो फिर ये नॉर एपिनेफ्रिन फिर तुम्हारे अल्फा और बीटा रिसेप्टर पे बाइंड करेगा। तो इसने ये डायरेक्ट इस पे बाइंड नहीं कर रहा है अल्फा बीटा पे, लेकिन ये नॉर एपिनेफ्रिन को बढ़ा रहा है जो अल्फा बीटा पे बाइंड कर रहे हैं। तो ये होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट काम नहीं किया, इनडायरेक्ट काम किया वाया नॉर एपिनेफ्रिन, इसलिए इसको कहते हैं इनडायरेक्ट सिंपैथोमाइमेटिक्स। तीसरे होते हैं मिक्स। मिक्स क्या है, मिक्स का एक्शन दोनों होता है, मतलब ये डायरेक्टली अल्फा बीटा रिसेप्टर को स्टिमुलेट भी करेंगे और नॉर एपिनेफ्रिन के रिलीज को भी बढ़ाएंगे, दोनों काम करेंगे, डायरेक्ट की भी तरह काम करते हैं, इनडायरेक्ट की भी तरह काम करते हैं। तो इसलिए इसको कहते हैं मिक्स्ड सिंपैथोमाइमेटिक। तो ये है तुम्हारा पूरा क्लासिफिकेशन सिंपैथोमाइमेटिक्स का। इसके अंडर हम पढ़ते हैं जितने भी हमारे ड्रग्स होते हैं। फिर इसको एक और क्लासिफिकेशन में पढ़ सकते हैं, अल्फा और बीटा एगोनिज्म के क्लासिफिकेशन में, लेकिन ये इनिशियल क्लासिफिकेशन है और इसके बेसिस पे हम ये तीनों भी देखेंगे, ठीक है। सो अभी हमने जैसे देखा था क्लासिफिकेशन, अब क्लासिफिकेशन के बाद हम एक एक करके जितने भी सिंपैथोमाइमेटिक्स हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो पहली कैटेगरी हम पकड़ते हैं तुम्हारा एंडोजीनस कैटेकोलामीन्स, ठीक। एंडोजीनस में 3 पढ़ने हैं हमें, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन और डोपामीन। तो पहले हम आ जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो है हमारा एपिनेफ्रिन। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ये क्या करता है, क्या इफेक्ट होते हैं। एपिनेफ्रिन, ठीक है। तो एपिनेफ्रिन पहले हम देखेंगे ये एक्ट कहाँ पे करता है, एक्ट करने के बाद देखेंगे कि इसका इफेक्ट क्या होता है। तो पहले हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि ये एक्ट कैसे करता है, कहाँ किस रिसेप्टर पे बाइंड करता है। तो एपिनेफ्रिन जो है तुम्हारा ये बेसिकली जितने भी रिसेप्टर हैं, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2, ठीक, ये चारों को सबको स्टिमुलेट करता है, ठीक है। अब तुमको ना देखो, इन जितने रिसेप्टर हैं इनमें 2 चीज़ पे तुम्हें हमेशा इफेक्ट याद रखना है। अगर एपिनेफ्रिन है तो अब तुम इसका अगर इफेक्ट समझा रहे हो तो मेन इफेक्ट तुम्हें 2 जगह पे इसका बताना है। एक तो तुम्हें बताना है ब्लड वेसल पे कि ब्लड वेसल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, दूसरा बताना है तुम्हें हार्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। मेन यही है, बाकी पे भी पड़ता है लेकिन मेन यह है, तो पहले यही बताना पड़ेगा। तो पहले ब्लड वेसल अगर पकड़ते हैं तो अब देखो अल्फा 1 का अगर स्टिमुलेशन मैं करूंगा तो हमने पढ़ा था रिसेप्टर में कि अल्फा 1 का स्टिमुलेशन कराएंगे तो वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। क्या कराता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक। और बीटा 1 क्या करवाता है, वैसो डायलेशन, ठीक। अब ये सोचो, ये वैसो करा रहा है, ये कॉन्स्ट्रिक्शन करा रहा है, डायलेशन करा रहा है, लेकिन ये जो वैसो डायलेशन है ना, ये अब यहाँ पे मेन पॉइंट ये आता है कि यहाँ का जो वैसो डायलेशन है, वैसो डायलेशन ये बहुत मतलब सेलेक्टेड जगहों पे होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे वेसल्स इन स्केलेटल मसल, ठीक, काफ़ी सेलेक्टेड जगहों पे ये वैसोडाइलेशन होता है, वरना ज़्यादातर जगहों पे ये क्या किस रिसेप्टर पे एक्ट करता है, अल्फा 1 पे, ठीक। और अल्फा 1 पे कर रहा है, और इसलिए भी करता है क्योंकि अल्फा 1 ज़्यादा पोटेंट होता है एपिनेफ्रिन के लिए, तो इसलिए अल्फा 1 ज़्यादा स्टिमुलेट होता है, तो इसलिए वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। 2 चीज़ हो रही है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा होगा, वैसोडाइलेशन काफ़ी कम होगा, कुछ गिने चुने वैसल्स में होगा जैसे स्केलेटल मसल की वैसल। सबके ज़्यादा क्या हो रहा है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। क्यों, क्योंकि अल्फा जो है मोर पोटेंट होता है एपिनेफ्रिन के लिए। पोटेंट मतलब कि भाई रिसेप्टर है
तो रिसेप्टर पे ये अल्फ़ा है, ये मान लो बीटा है, तो इस पे क्या है, ज़्यादा अमाउंट में एपिनेफ्रिन यहाँ के बाइंड कर सकता है, मोर पोटेंट है, मतलब ज़्यादा इफेक्ट, कम क्वांटिटी में ही ज़्यादा इफेक्ट शो कर सकता है। बीटा वाला जो है ये ऐसा नहीं करता, ये लेस पोटेंट है। ये मतलब फर्स्ट उसमें पढ़ाया जाता है, कभी मौका मिले तो ये भी बता दूंगा इसका कॉन्सेप्ट, एफिकेसी पोटेंसी क्या होती है, एफिनिटी क्या होती है। लेकिन हाँ, यहाँ पे क्या है कि वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है। दूसरी चीज़ वैसो कौन, और हार्ट पे क्या असर पड़ रहा है ये देखना है। तो हार्ट पे देखो दो चीज़ होती है, ये दो तरह की चीज़ देखता है। ये इसका जो होता है पॉजिटिव आयनोट्रोपिक एंड क्रोनोट्रोपिक एक्शन होता है। मतलब आयनोट्रोपिक मतलब क्या करेगा कि ये वेरियस पाथवेज के थ्रू, जैसे ही मतलब देखो हार्ट में क्या होता है तुम्हारा बीटा 1 होता है। अब बीटा 1 होता है ज़्यादातर, तो ये क्या करेगा कि बीटा 1 स्टिमुलेट होगा, उसकी वजह से कैल्शियम चैनल्स खुलते हैं, उसकी वजह से क्या है, सेल के अंदर क्या आ जाएगा, कैल्शियम। सेल के अंदर कैल्शियम आ गया तो हार्ट क्या करेगा, जो हार्ट सेल हैं और बहुत तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट करेगी और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो आइनोट्रोपिक मतलब क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ हार्ट बढ़ जाएगी। पॉजिटिव आइनोट्रोपिसिटी में क्या, कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ हार्ट बढ़ जाएगी। तो अब कोई भी तुम्हें कहे आइनोट्रोपिक एक्शन ऑन हार्ट, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक, तो मतलब कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ हार्ट बढ़ गई। और कोई कहता है मान लो नेगेटिव आइनोट्रोपिक एक्शन ऑन हार्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्टिलिटी हार्ट की घट गई। तो दो चीज हो गई, ठीक है, एक चीज हो गई क्या, आइनोट्रोपिक एक्शन, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एक्शन। दूसरा क्रोनोट्रोपिक एक्शन। क्रोनोट्रोपिक एक्शन का ये मतलब है कि क्या करेगा, तुम्हारे जो नोडल सेंटर होते हैं, नोडल सेंटर क्या, वो सेंटर जहां से जो रिदम होता है हार्ट रेट का वो जनरेट होता है, कौन सा होता है, एसए नोड, ठीक है, उसको स्टिमुलेट करता है काफ़ी ज़्यादा। तो जब स्टिमुलेट करेगा तो उसकी वजह से क्या है कि जो तुम्हारी हार्ट रेट है, हार्ट रेट वो बढ़ जाती है। तो क्रोनोट्रोपिक एक्शन में क्या हुआ, हार्ट रेट बढ़ गई। तो क्या क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ हार्ट बढ़ रहा है और क्या बढ़ रहा है, हार्ट रेट बढ़ रहा है। अब इन दोनों की वजह से क्या होगा, तुम्हारा क्या बढ़ेगा हार्ट में बढ़ेगा तुम्हारा हार्ट का कार्डियक आउटपुट, ठीक है, क्या बढ़ेगा, कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट बढ़ा तो कार्डियक आउटपुट अगर बढ़ गया तो क्या होगा, क्या लिखा था, कार्डियक आउटपुट बढ़ गया। इसकी वजह से क्या होगा, तुम्हारा सिस्टोलिक बीपी बढ़ जाएगा, ठीक। दूसरा डायस्टोलिक बीपी, डायस्टोलिक थोड़ा अलग है, डायस्टोलिक में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है। कॉम्प्लिकेशन इसलिए कि जितनी स्केलेटल मसल्स में वेसल्स हैं वो सारी डायलेट होती है। इसका एग्जांपल ये है, जैसे तुम एक्सरसाइज करते हो, एक्सरसाइज करने पे जो नसें होती हैं सारी उभर आती हैं। क्यों उभर आती हैं, क्योंकि इन वेसल्स का डायलेशन होता है। यहाँ पे जो डायलेशन इसलिए होता है ताकि यहाँ ब्लड ज़्यादा आ पाए मसल्स में, ठीक ना। तो जब एपिनेफ्रिन डालते हैं तो एपिनेफ्रिन क्या कराता है, स्केलेटल मसल्स की वेसल का डायलेशन कराता है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तब भी एपिनेफ्रिन ही रिलीज होता है जो हमारी स्केलेटल मसल्स की वेसल्स का डायलेशन करवाता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि इन वेसल्स का डायलेशन हो रहा है, इसकी वजह से क्या होता है कि तुम्हारा पेरिफेरल रेजिस्टेंस ये घट जाता है। अब जब ये घट गया उसकी वजह से क्या होगा, डायस्टोलिक बीपी घट जाता है, ठीक है। पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या मतलब होता है, ये इसका मतलब है कि जो तुम्हारी पेरिफेरीज की वेसल है वो कितनी कॉन्स्ट्रिक्टेड है। अगर वो ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्टेड है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि उसमें ब्लड कम जा पाएगा। और जैसे ये डायलेट हो जाएगी, ऐसे डायलेट हो गई तो इसमें से ब्लड ज़्यादा जा पाएगा, तो उसकी वजह से रेजिस्टेंस गिर जाता है, तो बीपी भी गिर जाएगा। तो दो इफेक्ट देखने को मिले कि सिस्टोलिक बीपी बढ़ जाता है, डायस्टोलिक बीपी थोड़ा बहुत गिर जाता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका इफेक्ट, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखा, इफेक्ट देखा। अब इसके बाद देखते हैं इसके यूज, ठीक। तो अभी हमने देखा जैसे दो चीज़ हम देख चुके थे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और यूज।
अब तीसरी सॉरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड इफेक्ट। अब तीसरी चीज़ देख रहे हैं यूज़ क्या क्या होता है। तो यूज़ में देखो एपिनेफ्रिन को मतलब एक ड्रग ऑफ चॉइस है तुम्हारा इन एनाफाइलेक्टिक शॉक है, एनाफाइलेक्टिक शॉक, एनाफाइलेक्टिक शॉक। ठीक है, इसमें कितना यूज़ करते हैं वो अभी मैं बाद में बताता हूँ। मेन है किस में यूज़ हो रहा है, एनाफाइलेक्टिक शॉक में यूज़ हो रहा है। और कहाँ यूज़ हो सकता है, ब्रिटल अस्थमा में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और कहाँ यूज़ कर सकते हैं, अस्थमा में इसलिए कि मतलब बीटा 2 होता है ना, बीटा 2 क्या कराता है, बीटा 2 तुम्हारे ट्रैकिया में होता है। ट्रैकिया में क्या है, बीटा 2 क्या कराता है, वैसोडाइलेशन। इसको समझना है तो लास्ट वीडियो देखना, उसमें मैंने समझा रखा है कि वैसोडाइलेशन कैसे होता है बीटा 2 स्टिमुलेशन से, ब्रोंकोडाइलेशन कैसे होता है और वैसोडाइलेशन कैसे होता है, तो उससे तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो यूज़ देख लो पहले, एनाफाइलेक्टिक में कर रहे हैं, ब्रिटल अस्थमा में कर रहे हैं, और कहाँ कर सकते हैं इसको, जैसे जो लोकल एनेस्थेटिक देते हैं हम, लोकल एनेस्थेटिक मतलब कोई सर्जरी के प्रोसीजर में एनेस्थीसिया दिया जाता है लोकली, तो उसको ना हम एपिनेफ्रिन के साथ कंबाइन करके देते हैं। कितना करते हैं अभी बताता हूँ, एपिनेफ्रिन के साथ। तो ये सब कुछ ऐसे गिने चुने यूज़ हैं इसके। और कहाँ कर सकते हैं, एक और देख लो, ग्लूकोमा। अच्छा, ग्लूकोमा के बारे में थोड़ा जान लो, इसकी वैसे अलग से वीडियो बनेगी, लेकिन हाँ ग्लूकोमा में क्या होता है कि जैसे जो तुम्हारा आई है, जैसे ये आई है, जैसे ये आई है, फिर यहाँ पे लेंस होता है, तो यहाँ पे तुम्हारा जो एक्वस ह्यूमर होता है, यहाँ पे क्या होता है, 11th में पढ़ा होगा, यहाँ पे होता है एक्वस ह्यूमर। इस एक्वस ह्यूमर बहुत ज़्यादा बनने लगता है, यहाँ पे कलेक्ट होने लगता है, उसकी वजह से क्या है, आई का प्रेशर बढ़ने लगता है। इसी कंडीशन को कहते हैं ग्लूकोमा, ये आगे ग्लूकोमा को लीड करती है। तो अब देखो, अगर मुझे इसको ठीक करना है तो क्या करूँगा मैं, इस एक्वस ह्यूमर के या तो मैं बनने को रोक दूं, यानी प्रोडक्शन को रोक दूं, दूसरा जितना बन रहा उसको निकाल दूं जल्दी से, दूसरा क्या, इसके रिलीज को बढ़ा दूं, आउटफ्लो, रिलीज नहीं कहना चाहिए, आउटफ्लो। ठीक है, मतलब यहाँ पे ऐसा सोचो जैसे ये एक वो है बक्सा, इसमें पानी भरा है, तो या तो इस पानी को मुझे कम करना है। एक तरीका क्या है कि जहाँ से इसमें पानी घुस रहा है उस रास्ते को बंद कर दूं, या दूसरा तरीका यहाँ पे मैं एक छेद कर दूं जिससे पानी निकलता रहे। दो तरीका है इस डब्बे से पानी को ख़त्म करने का, या तो सप्लाई रोक दो या फिर जो आउटफ्लो हो रहा है उसको बढ़ा दो, दो ही तरीका है। तो ऐसे यहाँ है, यहाँ पे क्या भरा है, इसमें वाटर मान लो भरा हुआ है, तो या तो इसकी सप्लाई का रोक दूँ, तो सप्लाई कैसे रुकेगी वो बताना है, और दूसरा क्या है, या फिर प्रोडक्शन को कम कर दूं। तो ग्लूकोमा में एपिनेफ्रिन क्या करता है, वही काम करता है, प्रोडक्शन को कम कर देगा। और एक होता है यूवियो स्क्लेरल आउटफ्लो, इसको बढ़ा देता है। मतलब ये रहने दो, ये याद रखो, आउटफ्लो को बढ़ा देगा, प्रोडक्शन को घटा देगा। ठीक, इसकी वजह से क्या है कि आई के अंदर पानी की वैल्यू, एक्वस ह्यूमर की वैल्यू कम हो गई, वो कम हो गई तो उसकी वजह से प्रेशर कम हो गया, यानी ग्लूकोमा में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इतने हैं इसके टोटल यूज़। ठीक, एनाफाइलेक्टिक, ब्रिटल अस्थमा, लोकल एनेस्थेटिक के साथ देते हैं, लास्ट ग्लूकोमा। ठीक, इतना हो गया। अब इसके बाद हम देख रहे हैं एक इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, इसी पे बहुत सवाल पूछे जाते हैं कि भाई हमने एपिनेफ्रिन दिया तो क्या होगा, थोड़ी देर में क्या होगा, शुरू में क्या होगा। ठीक है, तो उसको एक्सप्लेन करने के एक फिनोमेना होता है, जिसको कहते हैं हम डेल फिनोमेना। तो डेल फिनोमेना है ना, अभी हमने क्या क्या देख लिया था, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लिया था, फिर तुम्हारा इफेक्ट देख लिया था, यूज़ देख लिया। अब ये देख रहे हैं डेल फिनोमेना, ये बताता है कि क्या क्या असर होगा। ठीक है, तो इसमें ग्राफ होता है इस तरह, ये जो यहाँ पे तुम्हारा वाई एक्सिस है, यहाँ पे बीपी को बताते हैं, और ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे टाइम को बताते हैं। ठीक है,
दो लेते। और हाँ याद रखो ये एपिनेफ्रिन इतना जितना लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, तुम्हें दो चीज़ हमेशा याद रखनी है कि अगर अल्फा और बीटा को जब हम स्टिमुलेट कर रहे हैं रिसेप्टर को, तो हार्ट पे क्या असर पड़ रहा है, वेसल पे। तुमको ये चीज़ पता तो ये एकदम आसानी से तुमको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, तो पहला देख लो। अच्छा, मैंने एक चीज़ अभी बताई थी कि अल्फ़ा और बीटा में किसकी एफिनिटी ज़्यादा है एपिनेफ्रिन के लिए, अल्फ़ा की। तो पहले एपिनेफ्रिन किस पे आके बाइंड करेगा, अल्फ़ा पे, यानी पहला इफेक्ट कहाँ पे होगा, अल्फ़ा के स्टिमुलेशन से। अब याद करो मैंने वेसल्स में बताया था कि अल्फ़ा 1 का स्टिमुलेशन क्या कराता है वेसल का, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो उसकी वजह से बीपी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे शुरू में अल्फ़ा से बाइंड किया तो अल्फ़ा 1 की वजह से बीपी ये बढ़ता है। देखो पहले बढ़ेगा फिर कुछ समय में ऐसा कम हो जाएगा। ये किसकी वजह से हुआ, अल्फ़ा 1 एगोनिज्म की वजह से। ठीक है, फिर उसके बाद ये बीटा की जो एफिनिटी होती है वो कम होती है, यानी कि बीटा से कब बाइंड करेगा, जब बहुत ज़्यादा मात्रा में हो। कम मात्रा में होगा सबसे पहले अल्फ़ा से बाइंड कर लेगा, एफिनिटी की बात है ना। अब जैसे तुम्हें पता होगा जिस रिसेप्टर की एफिनिटी कम होती है वहाँ पे हमको ज़्यादा अमाउंट में सबस्ट्रेट देना पड़ता है ताकि उससे बाइंड कर पाए। तो यहाँ पे बीटा की एफिनिटी कम है तो यहाँ पे एपिनेफ्रिन को अगर बाइंड कराना है तो ज़्यादा मात्रा में देना पड़ता है। खैर, अगर बीटा सोचो स्टिमुलेट हुआ बीटा 2, तो बीटा 2 स्टिमुलेट हुआ, इससे मैंने बताया था लास्ट वीडियो में क्या होगा, वैसो डायलेशन। वैसो डायलेशन से बीपी क्या होगा, कम। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले अल्फ़ा का स्टिमुलेशन हुआ तो बीपी बढ़ा, उसके बाद बीटा का होगा जिससे क्या हो जाएगा, बीटा 2 स्टिमुलेशन, जिससे क्या होगा, बीपी घट जाएगा। इसको कहते हैं डेल फिनोमेना। ठीक है, पहले बढ़ा फिर घटा। ठीक, तो कोई कहे कि भाई एपिनेफ्रिन दिया है तो क्या होगा, तो बताना। पहले होगा अल्फ़ा 1 स्टिमुलेशन, क्यों, क्योंकि अल्फ़ा 1 की एफिनिटी ज़्यादा है तो उसकी वजह से बीपी बढ़ेगा। फिर क्या होगा, बीटा 2 स्टिमुलेशन, जिसकी वजह से बीपी कम हो जाएगा, फिर अगेन बैक टू नॉर्मल। ठीक है, अच्छा एक ही हो गया। देखो अभी ये हो गया, फिर इसके बाद ना अब सोचो किसी पे को मैं अल्फ़ा ब्लॉकर दे दूं। अल्फ़ा ब्लॉकर मतलब कि इसको ब्लॉक कर दे, नॉन सेलेक्टिव अल्फ़ा ब्लॉकर। या यूँ सोचो मैंने अल्फ़ा रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर दिया किसी तरीके से। अल्फ़ा को अगर मैं ब्लॉक कर दूं, अल्फ़ा को अगर ब्लॉक कर दूं तो क्या अल्फ़ा स्टिमुलेशन होगा, नहीं होगा। तो क्या बीपी बढ़ेगा, नहीं। तो इनिशियली बीपी नहीं बढ़ेगा, नॉर्मल रहेगा। ठीक है ना, और लेकिन बीटा को तो नहीं किया ब्लॉक, यानी बीटा 2 का स्टिमुलेशन होगा, उससे क्या होगा, वैसोडाइलेशन। वैसोडाइलेशन से बीपी घट जाएगा। ये कब होगा, जब अल्फ़ा ब्लॉकर दिए हों। क्या दिए हों, अल्फ़ा ब्लॉकर। ठीक, इसको कहते हैं वैसोमोटर रिवर्सल ऑफ डेल, रिवर्सल ऑफ डेल। ठीक, कि अल्फ़ा ब्लॉकर के साथ अभी पढ़ाऊंगा जब अल्फ़ा ब्लॉकर, तो उससे पता चल जाएगा कि इसमें क्या हो रहा है, और अगर बीटा देते हैं तब क्या होता है। खैर ये हो गया। अब सोचो इसकी अल्फ़ा की जगह मैं बीटा ब्लॉकर दे दूं, यानी इसको ब्लॉक कर दूं, तब क्या होगा, तब ये होगा कि वैसोडाइलेशन नहीं हो पाएगा। तो अल्फ़ा तो ब्लॉक नहीं है तो अल्फ़ा में तो होगा भाई। ठीक, अल्फ़ा में तो बीपी बढ़ेगा। बीटा ब्लॉक है तो बीटा में वैसोडाइलेशन नहीं होगा, बीपी घट नहीं पाएगा, यानी ये वाला फिनोमेना रहेगा। ठीक ना, कि बीपी इंक्रीज रहेगा। तो इसको कहते हैं वैसोमोटर रिवर्सल ऑफ डेल, रिवर्सल ऑफ डेल। नाम इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। रिवर्सल यानी कि रिवर्सल मतलब यहाँ पे जैसे पहले ऐसे हो रहा था, ये हट गया तो रिवर्सल, फिर इसका उल्टा कर दिया तो ये रिवर्सल। ठीक ना, और ये कब होगा, जब हमने क्या दिया है, बीटा ब्लॉकर। ठीक, तो ये हो गया पूरा तुम्हारा डेल फिनोमेना। तीन केस होते हैं। पहला, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट एपिनेफ्रिन दे दिया, तब क्या होगा। दूसरा, जब अल्फ़ा ब्लॉकर के साथ एपिनेफ्रिन दिया है। ठीक, तीसरा, बीटा ब्लॉकर के साथ एपिनेफ्रिन दिया है, यहाँ पे ओनली एपिनेफ्रिन। ठीक, तो 3 केस हो गया, 1 2 और ये
3। ठीक, टोटल इन 3 केसेस पे ये समझ में आ जाएगा कि अगर एपिनेफ्रिन देते हैं तो उसका और ब्लॉकर के साथ क्या क्या असर होता है। ठीक, ये हो गया। और बस लास्ट इसमें बचता है डाइल्यूशन। डाइल्यूशन के बाद एपिनेफ्रिन लगभग पूरा कंप्लीट है और उसमें लगभग कोई चीज़ बाहर नहीं जानी चाहिए, इतने में ही तो आ जाएगा तुम्हें ज़्यादातर समझ। ठीक है, तो स्टार्ट करूँ। ओके, सो अभी हमने देखा था वैसोमोटर रिवर्सल ऑफ डेल। अब इसके बाद ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है डाइल्यूशन का, कि हम ना जैसे एपिनेफ्रिन है इसको डाइल्यूट करते जाएं। मतलब डाइल्यूट क्या, इसकी कंसंट्रेट, अब डाइल्यूशन पढ़ाई है तुमने। मान लो अगर ये पानी है, इसमें शक्कर घोल देते हैं, तो अगर यहाँ पे मान लो इतनी शक्कर है और ये अब इसी शक्कर में और पानी मिला दो तो ये और ज़्यादा डाइल्यूट हो जाएगा। और पानी मिला दो तो और कम शक्कर इसमें, मतलब और ज़्यादा डाइल्यूट हो जाएगा। मतलब जितना पानी मिलाते जा रहे हैं शक्कर की इफ़ेक्ट उतना घटता जा रहा है, इसी को डाइल्यूशन कहते हैं। तो डाइल्यूशन यहाँ पे हम किसका कर रहे हैं, एपिनेफ्रिन का। तो कैसे और कितना वो ज़रूर देखते हैं। तो देखो इसमें कुछ चीज़ों में करते हैं। एक जैसे अलग अलग इसकी वैल्यू होती है। जैसे एक होता है 1/1000 डाइल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन में एक हिस्सा होगा सिर्फ एपिनेफ्रिन का, बाकी 1000 हिस्सा होगा तुम्हारे सॉल्वेंट का। जब इस टाइप का डाइल्यूशन तुम क्रिएट करोगे, इसको दिया जाता है IM रूट के थ्रू। IM रूट, IM मतलब इंट्रामस्कुलर, सीधा मसल में है, डेल्टॉइड पे देते हैं, डेल्टॉइड पे, ग्लूटियस पे देते हैं। तो कहाँ पे दिया जाता है, इन एनाफाइलैक्टिक शॉक। एनाफाइलैक्टिक शॉक क्या होगा कि बेसिकली IM देते हैं कितना, 0.3 से 0.5 ml IM। ठीक है, इसी डाइल्यूशन पे एनाफाइल नहीं रिस्पॉन्ड करता तब IV देते हैं। ठीक ना, इनिशियली यही देंगे। फिर 1/1000 हो गया। 1/1000 के बाद अगला एक और जीरो इसमें बढ़ा दो, 1/10,000। अब 1/10,000 कहाँ पे देंगे, तो 1/10,000 तुम्हारा दे देंगे IV के केस में। IV के केस में कैसे देंगे वो देखो। IV जैसे मैंने भी बताया था एनाफाइलैक्टिक शॉक, तो अगर IM रिस्पॉन्ड नहीं करता तो ये देते हैं IV इंट्रावेनस। इंट्रावेनस यानी कि वेंस के थ्रू हम इंजेक्ट कर देंगे बॉडी में। तो अब देखो वेंस के थ्रू कर रहे हैं, इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, एपिनेफ्रिन की मात्रा और कम कर देंगे। देखो एक हिस्सा एपिनेफ्रिन का 10,000 हिस्सा सॉल्वेंट का, और कम कर दो तो और कितना हो जाएगा, एक और जीरो बढ़ा दो, कितना, 1,00,000। अब इतना कम है, मतलब एक हिस्सा एपिनेफ्रिन का, 1,00,000 हिस्सा सॉल्वेंट का। ये देंगे किस केस में, ये देंगे लोकल वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन के केस में। जैसे कोई सर्जरी करनी है, लोकल सर्जरी, तो उस केस में दिया जाता है। एक लास्ट होता है, लास्ट डाइल्यूशन 1/2 लाख का। ठीक है, यहाँ तक बस एक एक जीरो बढ़ाते जाओ, उसका बताते जाओ क्या होगा। यहाँ पे क्या होगा, ये देते हैं, ये वाला एपिनेफ्रिन देते हैं विद लोकल एनेस्थेटिक। फायदा क्या है कि ये एपिनेफ्रिन क्या करेगा, वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, और कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से जो लोकल एनेस्थेटिक है उस हिस्से पे ज़्यादा समय तक रहेगा और वहाँ अपना इफेक्ट लॉन्ग टाइम तक यूज़ करेगा, और ब्लड में जा नहीं पाएगा क्योंकि वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हैं। तो उसकी वजह से और बॉडी में और हिस्सों में उस एनेस्थेटिक की टॉक्सिसिटी घट जाती है। तो दो काम हुआ इसकी, एक तो टॉक्सिसिटी घट गई एपिनेफ्रिन के साथ देने में, और दूसरी इसकी क्या फ़ायदा हो गया, इसकी वो बढ़ गई, इफेक्ट बढ़ गया, इसका टॉक्सिसिटी घट गई, इफेक्ट बढ़ गया। तो ये होता है तुम्हारा पूरा एपिनेफ्रिन कंप्लीट। ओके, ठीक है। नॉर एपिनेफ्रिन, तो अब देखो एपिनेफ्रिन पढ़ लिया है, अब नॉर एपिनेफ्रिन। ठीक है, नॉर एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन ही है इतना बड़ा, नॉर इतना बहुत बड़ा नहीं है। इसमें दो तीन चीज़ें ही बस देखनी हमें। एक पहला मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, क्या क्या स्टिमुलेट होगा इसमें, α1, α2 और β1। β2 नहीं होगा, यानी जो बीटा टू नहीं हो रहा है ना। अब इसका इफेक्ट देख लेते हैं क्या क्या होगा।
अल्फा 1 क्या कर रहा था वेसल्स पे, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक। अल्फा 2 भी वेसल्स पे क्या करता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, और बीटा 1 तो वेसल्स पे इतना होता नहीं है, तो यानी इट इज अ पोटेंट वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर, ठीक। अच्छा, दूसरा बीटा 1 को क्या कर रहा है, स्टिमुलेट, तो यानी कि हार्ट में कौन सा एक्शन शो करेगा, आइनोट्रोपिक, आइनोट्रोपिक एंड क्रोनोट्रोपिक, ठीक। अभी लास्ट उसमें अभी बताया था एपिनेफ्रिन में ही कि क्या होता है, तो यहाँ नहीं बताऊंगा। और दूसरी चीज़ कि ये इफेक्ट शो कर रहा है और उसकी वजह से क्या होगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, जिसकी वजह से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक ना, पहली चीज़। दूसरा, दोनों क्या कर रहे हैं, वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, जो तुम्हारा डायस्टोलिक बीपी है वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे दोनों बढ़ रहा है, सिस्टोलिक भी डायस्टोलिक भी। वहीं यहाँ पे एपिनेफ्रिन में क्या था, सिस्टोलिक बढ़ रहा था, डायस्टोलिक घट रहा था। क्यों घट रहा था, क्योंकि वेसल्स की जो मसल्स की वेसल्स हैं वो डायलेट हो रही थी, है ना, क्यों, क्योंकि वहाँ पे बीटा 2 एक्शन भी हो रहा था, ठीक। तो ये इसके इफेक्ट हो गए मेन, ये दो मेन इफेक्ट है। इसके बाद इसका वो देख लो यूज़, तो यूज़ कहाँ पे होता है, इसको शॉक में यूज़ करते हैं, जैसे शॉक की कंडीशन हो जाती है। अब शॉक तुमने पढ़ा होगा, तो जैसे इसको यूज़ करते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस है इन सेप्टिक शॉक, सेप्टिक शॉक। और कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कार्डियोजेनिक शॉक में यूज़ कर सकते हैं, कहाँ, कार्डियोजेनिक शॉक, ठीक। तो यहाँ पे इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक ना। और क्या, हाँ एक और बात, जो इसमें दे रहे हैं तो ये हम ना आईवी फॉर्म में ज़्यादातर देते हैं, आईएम में कम नहीं देते हैं, क्योंकि आईएम अगर देते हैं तो मसल डैमेज करा सकता है, मसल डैमेज, खैर ही कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ लेकिन हाँ ये यूज़ ये तो इतना है तुम्हारा नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक। और इसके बाद है डोपामिन, डोपामिन लास्ट देख लेते हैं, तो एंडोजिनस तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। डोपामिन है ना, डोपामिन अब शुरू कर रहे हैं हम, डोपामिन लास्ट, डोपामिन है, ये हमने बताया था ये प्रीकर्सर होता है एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन का। जो पहला वीडियो है इस यूनिट का, उसमें ये चीज़ बताई गई थी कि इससे एपिनेफ्रिन फिर नॉरएपिनेफ्रिन बनता है। तो डोपामिन कहाँ कहाँ एक्ट करता है वो देखते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं पहले। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में ये देखो दो जगह एक्ट करता है। पहला ये एक्ट करता है तुम्हारे D1 रिसेप्टर पे, दूसरा तुम्हारे एक्ट करता है ये D2 रिसेप्टर पे। ये रिसेप्टर क्या होते हैं जल्दी से ही बता दे रहा हूँ। पहला देखो D1 अगर रिसेप्टर स्टिमुलेट होगा तो ये कराता है वैसोडाइलेशन, और अगर D2 जो है तुम्हारा, D2 तुम्हारा प्री साइनेप्टिक होता है, प्री साइनेप्टिक ब्रेक की तरह काम करता है। यानी अगर D2 जैसे ये है और ये है, ठीक है ना, ये न्यूरॉन, तो ये जो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है यहाँ पे तुम्हारा D2 रिसेप्टर होता है। तो अगर ये स्टिमुलेट करेंगे तो ये यहाँ पे डोपामिन का रिलीज घटा देता है, डोपामिन का रिलीज घटा देगा, ठीक ना। तो D2 जो है ब्रेक की तरह काम करता है, तो दोनों को ये डोपामिन स्टिमुलेट करता है। तो देखते हैं इसका क्या एक्शन होता है, क्या होता है। तो एक चीज़ याद रखो, ये जो है ना ये वेरी करता है, मतलब डोज डिपेंडेंट एक्शन होता है इसका, डोज डिपेंडेंट एक्शन होता है। मतलब कम डोज पे देंगे तो अलग रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा, हाई डोज पे देंगे तो अलग रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है, ठीक। एक ये चीज़। दूसरी चीज़ कि ये वैसोडाइलेशन कई जगहों पे कराता है, तुम्हारे स्प्लैंक्निक वेसल्स में, सेरेब्रल वेसल्स में, फिर तुम्हारे रीनल में। इंपॉर्टेंट सबसे तुम्हारा रीनल, ठीक है। रीनल वेसल्स में वैसोडाइलेशन कराएगा। अब सोचो रीनल वेसल्स हैं, उनका वैसोडाइलेशन हो गया तो ब्लड किडनी में ज़्यादा जाएगा, किडनी में ब्लड ज़्यादा जाएगा तो ज़्यादा ब्लड फिल्टर होगा, यानी कि यूरिन ज़्यादा बनेगा। अब है ना, यूरिन ज़्यादा बनेगा, यूरिन ज़्यादा निकलेगा भी, यानी ये क्या करा रहा है, डायूरेसिस कराता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसका यूज़ है। तो अब इसके यूज़ को अब पढ़ते हैं। यूज़ जो है डोज पे डिपेंड करता है। तो अब लास्ट है यूज़,
बस इसका यूज़ लास्ट है वो देख लेते हैं, फिर ये खत्म। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया, उसका इफेक्ट देख लिया, दो इफेक्ट हैं, वैसोडाइलेशन होगा प्रीसिनेप्टिक, और वैसोडाइलेशन में किडनी पे होता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा डोज डिपेंडेंट एक्शन है इसका, तो डोज से क्या क्या असर होगा वो देख लेते हैं। डोज पे डिपेंड करता है। अच्छा, डोज कितनी लेते हैं वो देख लो। डोज लेंगे हम माइक्रोग्राम में, माइक्रोग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट पर मिनट। इस हिसाब से हम डोपामिन का इन्फ्यूजन करते हैं आईवी। ठीक, अब अगर डोज जो है 0 से 2 माइक्रोग्राम के बीच में, तो ये स्टिमुलेट करती तुम्हारे डोपामिन रिसेप्टर को, D1। अब मैंने बताया था D1 स्टिमुलेट होगा तो क्या कराता है, वैसो डायलेशन। अगर वैसो डायलेशन हुआ तो वैसो डायलेशन किसका कराएगा, मेनली किडनी के वेसल्स का, रीनल वेसल्स का। अगर वो कराएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, डायूरेसिस। ठीक, डायूरेसिस हो गया पहली चीज। दूसरा, अगर ये 2 से ज्यादा है, यानी 2 से 10 के बीच में, ठीक, 2 से 10 के बीच में, 2 से ज्यादा है 10 से कम है, तो ये स्टिमुलेट करता तुम्हारे बीटा को। ठीक है, बीटा में भी कौन से बीटा को, बीटा 1 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता। अब अच्छा दिमाग लगाओ, बीटा 1 कहाँ पे था, बीटा 1 हार्ट में था। अगर ये हार्ट में स्टिमुलेट करेगा तो हार्ट में क्या करेगा, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ा देगा, यानी इंक्रीज कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन या कॉन्ट्रैक्टिलिटी। ठीक है, अच्छा, अगर 10 से ज़्यादा ले लेते हैं तो ये किसको स्टिमुलेट करता है, ये अल्फा को करता है। अल्फा में भी कौन से अल्फा को, अल्फा 1। अल्फा 1 वेसल्स में क्या कराता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक, अब ये इसके इफेक्ट हो रहे हैं, इसी के हिसाब से इसके यूज हो जाएंगे। तो यूज क्या हो जाएंगे वो देख लो। डायूरेसिस, यानी यूरिन को हमने यहाँ बढ़ा दिया, यानी कहाँ पे यूज कर सकते हैं इसको, ओलिगो यूरिया में। ओलिगो यूरिया कंडीशन है। ओलिगो यूरिया मतलब जब नॉर्मल यूरिन कितना होता है, लगभग 1.5 लीटर के आसपास होता है। अगर यूरिन लगभग तुम्हारा आ रहा है 400 से 800 ml के बीच, तो उस कंडीशन को कहते हैं ओलिगो यूरिया, यानी यूरिन कम बन रहा है। तो उस केस में हम ये दिए तो डायूरेसिस होने लगा, यानी ज़्यादा यूरिन आने लगा, तो ओलिगो यूरियम दे सकते हैं। फिर दूसरा, कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ा दिए, तो यानी कि कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं हम, हार्ट फेलियर में, एक्यूट हार्ट फेलियर, एक्यूट हार्ट फेलियर। ठीक, इसमें। और वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन तो शॉक की कंडीशन में देख सकते हैं, शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक। ठीक है, कार्डियोजेनिक शॉक, तो यहाँ पे हम इसको दे रहे हैं। ठीक, अच्छा, अगर किसी कंडीशन में देखो हार्ट फेलियर है, यानी हार्ट पंप नहीं कर पा रहा है ब्लड, तो किडनी तक भी नहीं जाएगा, किडनी में ब्लड नहीं जाएगा तो यूरिन भी कम बनेगा। यानी अगर ये दोनों कंडीशन एक साथ मरीज में है तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या हो जाएगी तुम्हारी, डोपामिन। ठीक, डोपामिन तुम्हारी ड्रग ऑफ चॉइस हो जाएगी। तो ये है इसके यूज। डोज डिपेंडेंट होंगे, क्या क्या होगा डोज पे वो देख लिया हमने कि शॉक में कब देंगे, एक्यूट हार्ट फेलियर और ओलिगोयूरिया अगर दोनों हैं तो ड्रग ऑफ चॉइस डोपामिन है, क्या क्या इफेक्ट होता है। ठीक, इतना हो गया तुम्हारा एंडोजिनस कैटेकोलअमीन्स में। ठीक, अब छोटा छोटा है 2 एक्सोजिनस। तो एक्सोजिनस में दो ही हैं, 2 ज़्यादातर मेन पढ़ते हैं, वही 2 को यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक, सो अब अभी तक हमने देखा था कि एंडोजिनस कैटेकोलअमीन्स क्या होते हैं। ठीक है, मेन वही था, बहुत इंपॉर्टेंट था। इसमें भी कुछ 2 ड्रग हैं मेनली जो हम देखते हैं। ठीक है, और एक्सोजिनस जो होते हैं इनकी मतलब एक क्वालिटी होती है कि इसमें बीटा वन जो एगोनिज्म है, एगोनिज्म समझते हो, एगोनिज्म ये काफ़ी ज़्यादा होता है कंपेयर टू बीटा 2 एगोनिज्म। ठीक है, और सबसे खास बात इसमें सिर्फ बीटा का इंटरेक्शन होता है, यानी बीटा रिसेप्टर का ही स्टिमुलेशन होता है। ठीक है, बीटा रिसेप्टर, अल्फा का इसमें रोल नहीं होता है ज़्यादातर केस में। तो यहाँ पे जो 2 ड्रग्स हैं पहले वो देख लेते हैं क्या क्या हैं ड्रग्स। पहला है आइसोप्रिनालिन, आइसोप्रिनालिन।
प्रीनालिन, जो आइसोप्रेनालिन है, पहले इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखो। ये क्या करता है, दो काम करेगा, बीटा 1 को स्टिमुलेट करेगा और बीटा 2 को, दो को स्टिमुलेट करेगा। अब इन दोनों को स्टिमुलेट करेगा तो क्या क्या होगा वो देख लो। जैसे बीटा 1 को किया, बीटा 2 क्या वेसल में होता है, ठीक। वेसल में क्या करेगा, जो ब्लड वेसल तुम्हारी ऐसे है, बीटा 2 स्टिमुलेट हुआ तो ऐसे हो जाएगी, यानी वैसो डायलेशन कराएगा, पहली चीज। दूसरा, हार्ट में बीटा 1 कहाँ होता है ज़्यादा, हार्ट में, तो हार्ट में क्या कराएगा, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एंड क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट। उसकी वजह से क्या होगा, कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा, बीपी बढ़ेगा, ठीक है ना। अच्छा, तो कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा, इसकी वजह से कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ा तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। अब डायस्टोलिक में डायस्टोलिक किस पे डिपेंड करता है, डायस्टोलिक तुम्हारा डिपेंड करता है पेरिफेरल रेजिस्टेंस पे, ठीक है। अब पेरिफेरल रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, जो तुम्हारी ये पेरिफेरल वेसल है, इसकी ये एरिया कितना है, ये वाला ओपन एरिया। अब सोचो, अगर ये है तो इसमें ब्लड कम जाएगा, इसमें ब्लड ज़्यादा जाएगा। अगर ये है, इसमें ब्लड कम जाएगा, ये जाएगा तो बहुत फोर्स से जाएगा, तो यहाँ पे बीपी हाई होगा, और यहाँ पे ब्लड ज़्यादा जाएगा, आराम से जाएगा, तो यहाँ बीपी कम होगा। तो ये बीटा 2 स्टिमुलेशन की वजह से क्या करा रहा है, वैसोडाइलेशन, इसलिए उसकी वजह से क्या होगा, पेरिफेरल रेजिस्टेंस घट जाएगा, और उसकी वजह से क्या होगा, डायस्टोलिक बीपी भी घट जाएगा। डायस्टोलिक बीपी इस पे डिपेंड करता है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस पे। ये घट रहा है तो ये भी घटेगा, लेकिन सिस्टोलिक बढ़ रहा है, क्यों, क्योंकि कार्डियक आउटपुट बढ़ रहा है, ठीक। ये हो गया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और उसका इफेक्ट, कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन, क्यों, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एंड क्रोनोट्रोपिक, ठीक। तो ये हो गया इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और इफेक्ट। अब इसके बाद देख लेते हैं इसका यूज। तो यूज जो है इतना कुछ बहुत वो नहीं है, लेकिन हाँ, जितना जैसा इसका स्टिमुलेशन वैसा इसका यूज। अब जैसे इस पे देख सकते हैं कि इसका क्या क्या यूज हो सकता है। तो जैसे पहला, जैसे ये देख लो, बीटा 1 है, बीटा 2 है ना। तो बीटा 2 जैसे है, बीटा 2 स्टिमुलेट कर रहे हैं, तो बीटा 2 याद करो, मैंने बताया था कहाँ पे होता है तुम्हारे, कहाँ पे होता है, लंग्स में होता है, ठीक है। लंग्स में कहाँ, ब्रोंकियोस, ब्रोंकाई। तो अगर इन बीटा 2 का स्टिमुलेशन होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, ब्रोंको डायलेशन। ब्रोंको डायलेशन मतलब क्या, अगर इतना बड़ा ब्रोंकस था, डायलेट करके इतना बड़ा कर देगा, तो उसमें से हवा जो है आसानी से पास होगी, ठीक। तो अस्थमा की कंडीशन में हम ये आइसोप्रेनालिन यूज कर सकते हैं, अस्थमा। क्यों, क्योंकि बीटा 2 को स्टिमुलेट करेगा, जिसकी वजह से जो ब्रोंकस है वो डायलेट हो जाएगा। डायलेट हो जाएगा तो एयर का पैसेज आसानी से होगा, और आसानी से होगा तो हम अस्थमा में इसको एज अ रिलीफ दे सकते हैं। दूसरा, बीटा 1 स्टिमुलेशन। बीटा 1 जो है, बीटा 1 स्टिमुलेशन में क्या होगा, ये हार्ट पे इफेक्ट करेगा। तो ये कहाँ दे सकते हैं, अगर हार्ट में कौन सी कंडीशन हो, ब्रेडी कार्डिया की कंडीशन हो। ब्रेडी कार्डिया मतलब कि तुम्हारी जो हार्ट बीट है या हार्ट पल्स रेट है वो लेस देन 60 बीट्स पर मिनट है, उसको कंडीशन को कहते हैं ब्रेडिकार्डिया। तो उसमें दे सकते हैं, क्यों, बीटा 1 स्टिमुलेट होगा तो हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ेगी, हार्ट रेट बढ़ेगी, तो ब्रेडिकार्डिया ठीक कर सकते हैं। दूसरा, एवी नोडल ब्लॉक। ये क्या होता है, ये उसमें पढ़ाया जाएगा जब एवी नोडल ब्लॉक, ठीक। तो इतना है आइसोप्रेनालिन, क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इफेक्ट और ये यूज़। अब इसके बाद एक और बचता है बस एक्सोजिनस में। एक्सोजिनस में एक और है फिनोल्डोपाम, बस वो देख लेते हैं बस। फिनोल्डोपाम है, फिनोल्डोपाम, फिनोल्डोपाम। इससे पहले क्या देखा था, आइसोप्रेनालिन।
अब हम देख रहे हैं फिनोल्डोपाम। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा, मेन मैकेनिज्म है सेलेक्टिव एगोनिस्ट, किसका, D1 रिसेप्टर का। अब इसको स्टिमुलेट करेगा, मैंने बताया था D1 स्टिमुलेशन मतलब वैसोडाइलेशन, मेनली कहाँ का वैसोडाइलेशन, किडनी। उससे क्या होगा, डायूरेसिस, ठीक ना, यूरिन क्या होगा, बाहर निकल जाएगा अगर किडनी में के वेसल्स में वैसोडाइलेशन होगा। ठीक, अब देखो वैसोडाइलेशन होगा, इसकी वजह से क्या होगा, बीपी कम हो जाएगा। एक तो ये तरीका है, और कुछ परसेंटेज में ये स्टिमुलेट करता है अल्फा 2 रिसेप्टर को। हमने पढ़ा था कि अल्फा 2 रिसेप्टर क्या होते हैं, प्री साइनेप्टिक। अगर प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर है तो वो क्या है, ब्रेक की तरह काम कर रहा है, यानी क्या करेगा कि एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन के रिलीज को कम करेगा। यानी क्या किया इसने, डिक्रीजेज नॉर एपिनेफ्रिन। अब उसकी वजह से क्या होगा, बीपी अगेन कम हो जाएगा। तो इसी वजह से इसका यू, देखो हमने क्या देख लिया, एक्शन देख लिया, उसका इफेक्ट देख लिया, अब लास्ट बचता है यूज। यूज में क्या होगा कि कहाँ यूज करते हैं इसको आईवी रूट से देते हैं इन केस ऑफ हाइपरटेंसिव इमरजेंसी, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। अब हाइपरटेंसिव इमरजेंसी क्या है, इसको एग्जैक्टली पढ़ना है तो कार्डियोवैस्कुलर वाले यूनिट में पढ़ाया जाता है, लेकिन मोटा मोटा ये समझ लो कि इसमें क्या हो रहा होता है, बीपी बहुत हाई होता है, अराउंड 220/125 से ज़्यादा होता है। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, लेकिन हाँ इसके ऊपर होता है, और ऑर्गन डैमेज भी होता है। इस कंडीशन को कहते हैं हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। उस केस में फिनोल्डोपाम आईवी दिया जा सकता है। ठीक, एक हो गया आइसोप्रेनिलिन, दूसरा हो गया फिनोल्डोपाम, और अब लास्ट अपना देख लेते हैं, वो है तुम्हारा लास्ट है तुम्हारा डोब्यूटामिन। इसके बाद ये एक्सोजिनस एंडोजिनस दोनों खत्म हो जाएंगे। उसके बाद छोटा छोटा दो बचेगा, ठीक है, और नॉन कैटेकोलामीन है और मिक्स्ड और इनडायरेक्ट है। मिक्स इनडायरेक्ट एक छोटा छोटे हैं और एक नॉन कैटेकोलामीन है। टोटल है ये पूरा एड्रीनर्जिक खत्म हो जाएगा। तो क्या वो कह रहा था मैं, डोब्यूटामिन, डोब्यूटामिन। अच्छा, डोब्यूटामिन कैसे एक्ट करता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखो, मोर बीटा 1 सेलेक्टिव एगोनिस्ट। बीटा 1 का एगोनिस्ट काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू बीटा 2 एगोनिस्ट। ठीक, अच्छा, अब इसी के हिसाब से देखो ये क्या क्या एक्शन शो करेगा। अब पहली चीज़ क्या हो गई कि पहली चीज़ ये हो गई कि तुम्हारा बीटा 1 पे एक्ट कर रहा है, बीटा 1 तो कहाँ पे एक्ट करेगा, हार्ट पे। अच्छा, हार्ट में क्या करेगा, हार्ट में क्या करेगा कि हार्ट में तुम्हारा कार्डियक आउटपुट को बढ़ा देगा। कार्डियक आउटपुट को बढ़ा दिया डोब्यूटामिन। दूसरा बीटा 2, बीटा 2 काफ़ी कम है, यानी कि बीटा 2 मीडिएटेड वैसोडाइलेशन काफ़ी कम हो जाएगा, कम रहेगा कंपेयर टू ये। इसकी वजह से क्या होगा, बीपी बढ़ेगा, ठीक ना, बीपी बढ़ा दिए। अच्छा, और इसी हिसाब से हम इसका यूज़ देख सकते हैं कि भाई यूज़ कहाँ पे होगा, यूज़ देख लो। और हाँ एक चीज़ और कि जैसे हम यहाँ पे बीटा में बात कर रहे हैं ना, बीटा, अल्फ़ा में नहीं बात करते हैं ना। अल्फ़ा जो होता है, अब इसमें क्या है ना, इसके जैसे दो आइसोमर के, ये जो होता है ना, जैसे डोब्यूटामिन जो होता है नॉर्मली दो आइसोमर के फॉर्म में मिलता है। एक होता है प्लस आइसोमर, एक होता है माइनस आइसोमर, ठीक है, इसके कॉम्बिनेशन में मिलता है। इसलिए इसकी जो मैकेनिज्म है ना बहुत कॉम्प्लेक्स है, इतनी सिंपल है नहीं जितना यहाँ लिखा है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। लेकिन हाँ ये दो जो ना जैसे ये है ना, जो प्लस वाला जो इसका आइसोमर है, प्लस आइसोमर, प्लस माइनस समझ रहे हो ना कि जो डी और एल होते हैं, पोलैरीमीटर वाला 11th में पढ़ा होगा कि एक लाइट को राइट साइड रोटेट करते हैं डेक्स्ट्रो कहते हैं, लेफ्ट साइड रोटेट करते हैं लीवो कहते हैं, वही यही है। प्लस वाले कहाँ है, राइट साइड रोटेट करते हैं लाइट को, तो ये डेक्स्ट्रो आइसोमर है। ये क्या करता है, इस अल्फा को
इनहिबिट करता है, और जो माइनस आइसोमर है लीवो वाला ये इसको स्टिमुलेट करता है। तो नेट इफेक्ट जो है इसका, नेट इफेक्ट जो है इस पर कुछ नहीं आता है, ज़ीरो। तो अल्फा पे इस डोब्यूटामिन का कोई असर नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि एक आइसोमर क्या कर रहा है, एक आइसोमर स्टिमुलेट कर रहा है, एक आइसोमर इनहिबिट कर रहा है, तो इसलिए नेट इफेक्ट जीरो आ जाता है। ठीक है, ये अल्फा की बात हो गई। ये बीटा में तो ये बता ही दिया। और फिर ये हार्ट में ऐसा ऐसा इफेक्ट होगा, वैसोडाइलेशन होगा। अच्छा, अब यूज़ की बात करें तो यूज़ में देखो, पहली चीज़ को ना ज़्यादातर देते हैं हम आईवी के थ्रू, वेन्स के थ्रू, आईवी इन्फ्यूजन के थ्रू। और कहाँ कहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं वो देख लो। पहली चीज़, अगर किसी को एक्यूट CHF है, CHF माने कंजस्टिव हार्ट फेलियर, मतलब हार्ट पंप नहीं कर पा रहा है, तो ये तुम्हारा जो होता है आइनोट्रोप ऑफ चॉइस होता है। क्या होता है? आइनोट्रोप ऑफ चॉइस। मतलब क्या है कि आइनोट्रोप क्यों दे रहे हैं? ताकि हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्टिलिटी उसकी बढ़ जाए, है ना, हार्ट की क्या बढ़ जाए? कॉन्ट्रैक्टिलिटी। तो उसके लिए देते हैं। तो आइनोट्रोप ऑफ चॉइस है किसमें? एक्यूट CHF में। और किसमें यूज़ कर सकते हैं? इको कार्डियोग्राफी में यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रेस इको कार्डियोग्राफी में। ठीक है, स्ट्रेस टेस्ट जिसको कहते हैं। खैर मेन ये है, ये याद रखना, स्ट्रेस है। ठीक है, तो इतना हो गया तुम्हारा डोब्यूटामिन। ठीक है, तो ये तुम्हारा कंप्लीट हो जाता है सिम्पैथोमाइमेटिक्स में वो कैटेकोलामीन्स। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे नॉन कैटेकोलामीन, और नॉन के बाद दो होते हैं, मिक्स और इनडायरेक्ट। मिक्स इनडायरेक्ट इतने बड़े नहीं हैं, लगभग अगर कॉपी में भी लिखोगे 2-2.5 पेज में आ जाएगा मेन जो ड्रग है। और बाकी बस इसके बाद है फिर तुम्हारा ख़त्म पूरा ये एड्रेनर्जिक। थैंक यू वेरी मच।